ठीक है, ये कुछ टॉपिक है अपने, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर। तो पहले हम पॉवर्टी देखते हैं। पॉवर्टी होती क्या है, क्या होती है पॉवर्टी, बताओ। जैसे मान लो कोई इंसान से बोले कि ये भाई पुअर है, रोटी कपड़ा मकान फुलफिल नहीं होता, तो पॉवर्टी है। और तो मतलब मेन चीज है कि अगर एजुकेशन, हेल्थ, फूड, ये सब, रोटी कपड़ा मकान, ये सब चीज नहीं है तो क्या नहीं है, पुअर है वो बंदा। पॉवर्टी एक लाइफ की, एक अपने जीवन की क्या होती है, एक स्टेट होती है। समझ में आया? ये कोई अलग सी चीज नहीं है। कई लोग अलग अलग तरह से भी बोलते हैं। कोई बोलता है कि पॉवर्टी जो स्टेट ऑफ माइंड होती है, कोई बोलता है पॉवर्टी के स्टेट ऑफ लाइफ होती है। मतलब स्टेट समझते हो? स्टेट मतलब सिचुएशन, तुम्हारे जीवन की अवस्था। पॉवर्टी कुछ अलग, पॉवर्टी एक सिचुएशन है तुम्हारी। जैसे अपन बोलते नहीं, जैसे तुम अनएम्प्लॉयड हो एक पर्टिकुलर टाइम में, या पूरे टाइम में भी तुम अनएम्प्लॉयड हो, तो तुम्हारी एक सिचुएशन है वो। ऐसे गरीबी क्या है, गरीबी एक तुम्हारी लाइफ की एक सिचुएशन है, जो स्टेट है, जहां पे तुम क्या होते हैं, अपनी बेसिक नीड्स को तुम अरेंज ही नहीं कर सकते। समझ में आया? जैसे जैसे तुम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो सबको पता है कि हमें जो अपनी बेसिक नीड है, जैसे अपना क्लॉथ खरीदना हो गया, फूड लेना हो गया, एजुकेशन लेना हो गया, हेल्थ लेना हो गया, ये सारी चीजें हैं, तुम लोग एक्सेस कर सकते हो इन सारी चीजों। लेकिन कई लोग ऐसी अवस्था में हैं जो इन चीजों को भी एक्सेस नहीं कर सकते, तो वो उनको हम बोलेंगे पॉवर्टी, मतलब वो लोग पुअर हैं। समझ में आ गया? पॉवर्टी दो टाइप की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट, एक होती है रिलेटिव। नाम सुना होगा ये। एब्सोल्यूट क्या होती है, ये समझ में आ गया? समझ में? ये हिंदी में एक स्टेट ऑफ डेप्राइवेशन, डेप्राइवेशन होता है, मतलब क्या होता है डेप्राइवेशन, मतलब डेप्राइवेशन मतलब होता है क्या होता है डेप्राइवेशन मतलब? अरे मतलब डेप्राइवेशन मतलब क्या हो गया, हमारे पास वो चीज नहीं है। ठीक है, डेप्राइवेशन मतलब क्या, हाँ कमी टाइप की, एक एक अधूरा डेप्राइवेशन होगा, तो तुम डेप्राइव हो पर्टिकुलर चीज से, होगा तो वंचित, वंचित हो तुम। ठीक है, तो डेप्राइवेशन मतलब होता है वंचित। तो एक एक ऐसी वंचित होती है जहां पे पर्सन अपनी बेसिक नीड्स को भी जैसे अरेंज ही नहीं कर पाता, फूड, एजुकेशन, एनर्जी। अब तुम लोगों को ये चीज समझना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि पॉवर्टी को फील करके देखो। क्या फील करके देखो? देखो यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। यूपीएससी में जनरली क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एकदम गुस्सा आने लगे मुझे यूपीएससी। ठीक है, पॉवर्टी जो है यूपीएससी में जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछते, वो कनेक्ट करते हैं कि पॉवर्टी और हंगर का क्या रिलेशन है। कोविड-19 हुआ तो उसकी वजह से पॉवर्टी कैसे बढ़ गई, ठीक है, वुमेन में पॉवर्टी कैसे है, तो ये सब हमें, पॉवर्टी का क्राइम से क्या रिलेशन है, ठीक है, पॉवर्टी इनइक्वालिटी में क्या रिलेशन है, तो हमें इसी टाइप से चीजों को पढ़ना है। तो जब तक हम इस चीज को फील नहीं कर पाएंगे तो हम समझ भी नहीं पाएंगे। तो पॉवर्टी को जब समझ के देखो, पॉवर्टी क्या है, तुम खुद से देखो कि एक बंदा है, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें हैं, अगर तुम्हारी लाइफ से गायब हो जाएं,
समझ में अगर तुम्हारी लाइफ से सारी चीजें गायब हो जाए तो तुम बताओ कि तुम सिर्फ एक बॉडीली जिंदा होने के अलावा तुम इस जीवन में कुछ भी नहीं हो क्या हो? इस सोसाइटी में जीने लायक नहीं हो तुम। बिल्कुल। अगर तुम्हारे पास फूड नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, एनर्जी नहीं है, हाउस नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें नहीं है, तो तुम जो शब्द बोला गया फ्रीडम, तुम एक्चुअली तुम्हारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सब बेकार है। तो जो भी इस स्थिति में है, क्या ह्यूमन विद डिग्निटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो इंसान गरीबी में है वो इंसान जीने के वो सिर्फ सांस ले रहा है, एक्चुअली में वो कुछ कर नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज है पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब एक बार अंदर पॉवर्टी में गया उसका जीवन खत्म। अब पॉवर्टी से निकलना बहुत मुश्किल है। समझ में आ रहा? पहले इस चीज को समझते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, फिर हम बताते हैं जब हम कनेक्ट करेंगे इन चीजों। दो टाइप की पॉवर्टी होती है, एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है और एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट मतलब हिंदी का पता है? निरपेक्ष मतलब जे निरपेक्ष है और जे एब्सोल्यूट पॉवर्टी। हाँ भाई ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, निरपेक्ष हो गया, सापेक्ष हो गया। एब्सोल्यूट पॉवर्टी समझ में आया क्या है? ये ना पता ही नहीं है, समझ में गया। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है? तुम लोगों ने वो देखा कि ये भाई साहब बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल देखते हो ना, तो उसमें एक क्राइटेरिया डिसाइड कर देते हैं भाई कि भाई जैसे आज के टाइम में हम जो देखते हैं वो तेंदुलकर कमेटी के पास पर्सपेक्टिव में देखते हैं। तेंदुलकर कमेटी बोलता है कि 33 रुपए पर डे अगर आप अर्न कर रहे हो तो आप क्या नहीं हो, आप गरीब नहीं हो इन अर्बन एरिया में। ये पता है कि नहीं पता? और अगर 27 रुपीज पर डे इन रूरल एरिया में आप अर्न कर रहे हो तो आप क्या नहीं हो, गरीब नहीं हो। यह तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी के अकॉर्डिंग इंडिया में एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जिन्हें हम बिलो पॉवर्टी लाइन बोलते हैं, बीपीएल, इसके हिसाब से 21% के लगभग इंडिया में क्या है, पुअर है। समझ में आया? अब ये सुन के तुम्हें हंसी आ रही होगी, थोड़ा बुरा भी लग रहा होगा, दुख तो सिर्फ हमें हो रहा है। समझ में आया? रिलेटिव पॉवर्टी फील हो रहा है हमें आज 3 दिन से। ये दुख नहीं हो रहा है खत्म। समझ में आया? तो रिलेटिव पॉवर्टी हमारी पहले ये समझ में आया तेंदुलकर कमेटी। अब इस बंदे ने बोला क्या है, सीधी बात है, इन्होंने बोला 33 रुपीज पर डे। इनको समझने की कोशिश करो, अभी तुम्हें पॉवर्टी समझ में नहीं आया है, बिल्कुल नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया होगा? क्या है डेफिनेशन? डेप्राइवेशन, वंचित हो गए हम। इनने बोला 33 रुपीज पर डे के हिसाब से अर्बन एरिया में अगर तुम कमाते हो, इससे ऊपर तुम अगर कमाते हो तो तुम क्या नहीं हो, गरीब नहीं। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब निकला कि तेंदुलकर कमेटी ने एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया। वो क्राइटेरिया क्या है? इनकम। समझ में आया? एक इनकम है, समझ में नहीं आ रहा? इनकम क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि 33 रुपए अगर तुम कमा रहे हो तो तुम गरीब नहीं हो भाई। तो ये कितने क्राइटेरिया पॉवर्टी के? एक ना, ये एक क्राइटेरिया फिक्स है। दूसरा इनका क्राइटेरिया क्या फिक्स था? इनका खाने माने का था कुछ किलो कैलोरी, मतलब उसी हिसाब से देख लो। तो एक आध दो क्राइटेरिया ने डिसाइड कर दिए कि भाई जनरली अगर आप इतना रुपए कमाते हो तो आप क्या नहीं हो, गरीब नहीं हो। ये चीज हम तुम्हें इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि तुम इसको फील करके देखो। क्यों फील करके देखो? क्योंकि पॉवर्टी
एक आदमी की अगर यही इनकम की वजह से ही सारी प्रॉपर्टी है, तुम लोगों को भी यही लगता है कि इनकम की वजह से गरीबी होती? एक वंचितपन है, डिप्राइवेशन है, ये कोई तुम लोग मतलब तुम समझो अभी इस बात को, पॉवर्टी ये कोई इनकम की वो नहीं है कि तुम इतना पैसा कमाते हो तो ये क्या है डिप्राइवेशन। डिप्राइवेशन क्या होता है? वंचित कर देना तुम एक पर्टिकुलर चीज से। जब तुम्हें वंचित कर रहा हो तो वो सब इनकम की वजह से थोड़ी ना तुम्हें वंचित कर सकते हैं। बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं डिप्राइवेशन के। डिप्राइवेशन के बहुत सारे सोर्सेस ये हो सकते हैं कि सबसे पहला तो तुम्हारा सोशल इशू हो सकता है। सोशल इशू में तुम्हारा सबसे बड़ा रीजन तो कास्ट। दूसरे नंबर पे तुम्हारा ये जेंडर। तुमने एक टर्म सुना होगा, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, सुना है? फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी का क्या मतलब होता है? महिलाओं में गरीबी का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप सिर्फ इनकम के बेस पे, अगर आप इनकम के बेस पे देखोगे हर चीज को, तो गवर्नमेंट हर एक आदमी को इतना पैसा दे देती होगी आज के समय में कि वो इस गरीबी रेखा से क्या हो गया होगा ऊपर, तेंदुलकर कमेटी के अकॉर्डिंग। और इंडिया में तेंदुलकर कमेटी को अभी हम क्या मानते हैं अपना डेफिनेशन कि हम पॉवर्टी अगर हमें नापनी है तो हमारा ये इशू है। और हमारे इंडिया के एस्टीमेट के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ 21% कितने लोग हैं बस सिर्फ गरीब बचे हो, बाकी कोई गरीब ही नहीं बचा है। समझ में आया? तो ये इशू और पॉवर्टी एक्चुअली क्या होता है? डिप्राइवेशन। यही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये टर्म समझ लिया तो डिप्राइवेशन कास्ट की वजह से हो सकता है, जेंडर की वजह से हो सकता है, और क्या इशू है सोसाइटी में, ये तो इसमें आ जाएगा। कास्ट में एग्जाम्पल्स जनरली क्या है? SC ST और अदर जो अदर बैकवर्ड जो होते हैं। इसमें क्या आ जाती है? वुमेन जनरली। जेंडर में और भी लोग आते हैं, स्पेशली LGBT। तुम्हारे डिसेबल्ड, ठीक है, और तुम देख लेना माइनॉरिटीज भी आ जाएंगे इसमें। ये तो हो गया सोशल फैक्टर। अब तुम समझने की बात देखो कि ऐसा क्यों है इन चीजों में। देखो ये चीज लिख लेना साइड में, ये तुम जब कॉजेस लिखोगे ना पॉवर्टी के, तो तुम्हें ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। कास्ट सिस्टम है, जेंडर इनजस्टिस है, इनजस्टिस लिख लेना इसमें। माइनॉरिटी, ठीक है, एक इकोनॉमिक है। तो इस चीज को तुम समझो पहले, कास्ट की वजह से जो डिप्राइवेशन हो रहा है, जेंडर की वजह से तुम्हें जो दबाया जा रहा है, ठीक है, और रिलीजन की वजह से तुम डिसेबल्ड हो, उसकी वजह से तुम्हें अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है। वुमेन है, उसको अपॉर्चुनिटी उसकी जेंडर की वजह से नहीं दी पा रही हैं। LGBTQ जो अपन लोग ऐसे देखते हो पैसे मांगते रहते हो, वो मजबूरी में उन्हें पैसे मांगने पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं दिया जा रहा है, उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है। तो वो सब इवन वो पैसे कमा रही हो, लेकिन वो क्या है? पॉवर्टी। एक डिप्राइवेशन होता है, किसी भी टाइप का अगर डिप्राइवेशन हो रहा है तुम्हारे साथ तो वह काइंड ऑफ पॉवर्टी है। समझ में आया? सिर्फ पैसे के बेसिस पे किसी की गरीबी तय नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मान लो तुम्हें पैसे भी दे दिए जाते हो, अगर तुम्हें एजुकेशन ही नहीं मिल पाए, हेल्थ ना मिल पाए, एम्प्लॉयमेंट ना मिल पाए, तुम्हें स्किल नहीं मिल पाए, तो क्या होगा? तुम लोगों का ध्यान भी है जरा सा कि नहीं है? तो तुम कभी बढ़ नहीं पाओगे। पढ़ पाओगे क्या? मान लो अगर तुम्हें एजुकेशन नहीं मिल पाया, जिंदगी मतलब तुम पैदा हुए, ठीक है, ठीक है, सबसे पहले पैदा होने के बाद तुम्हें क्या चाहिए? न्यूट्रिशन फूड चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड चाहिए कि नहीं चाहिए? न्यूट्रिशियस फूड अगर जब तुम लोगों को मिलेगा तब तो तुम्हारा कॉग्निटिव माइंड जो है, माइंड डेवलप्ड होगा कि नहीं? शुरुआत के 5 साल के बच्चे को खाना खिलाया जाता है, माँ का दूध पिलाया जाता है, ये सब क्यों पिलाई जाती है?
वो इसलिए खिलाई जाती है जिससे उसका माइंड जो हो डेवलप्ड हो सके। फिर उसको स्कूलिंग करते हैं, उसको ऑब्जर्वेशन सिखाते हैं कि भाई 2 4 5 नंबर 6 नंबर ऐसे तुम पढ़ना सीखो, लिखना सीखो, ठीक है। फिर जब वो इतना अपने LKG UKG फर्स्ट सेकंड क्लास तक पढ़ लेता है, फिर उसके बाद उसको और आगे का स्टैंडर्ड सिखाया जाता है। तो बेसिक चीज क्या हो गई, फूड, एजुकेशन, हेल्थ, 3 चीजें तो आपको शुरुआत में ह्यूमन डेवलपमेंट के जो इनिशियल फेजेस होते हैं उनमें जरूरत होती है। अब मान लो कि कोई बंदा पुअर है, वो न्यूट्रिशियस फूड ही नहीं दे पा रहा, तो मैं अभी तुमने वुमेन में ये सारी प्रॉब्लम्स तुमने देखी होगी। जेंडर में जब तुम हंगर पढ़ोगे, तुम पॉवर्टी का डार्लिंग हंगर में देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वुमेन जो मन न्यूट्रिशियस वुमेन होती हैं, उनके बच्चे भी बिल्कुल मन न्यूट्रिशियस होते हैं, ठीक है। उनमें भी क्या प्रॉब्लम होती है भाई, अगर माँ अगर स्टंट है वो, ठीक है, वेस्टिंग अगर उसमें फेस हो रहा है, उसको अनामिया की प्रॉब्लम है, तो उसका बच्चा भी हेल्थी पैदा नहीं होता है। तो जिस हालत में उसकी माँ है तो उसके बच्चे को भी उसी हालत में जीना है। इसका मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें कि अब अगर उसका बच्चा भी उसी हालत में जी रहा है आने वाले टाइम में, तो वो समझ लो वो एक ऐसी स्टेट में चला जाएगा पॉवर्टी में। क्योंकि अगर वो उसकी माँ बीमार है तो उसका बेटा के भी कई चांसेस हैं कि वो भी बीमार होगा, और जब अगर वो बीमार रहेगा और उसके बाद पैसे नहीं रहेंगे तो वो उसका कॉग्निटिव माइंड जो होगा वो कभी डेवलप नहीं हो पाएगा, और जब वो डेवलप नहीं हो पाएगा तो वो ना एजुकेशन गेन कर पाएगा, ना हेल्थ गेन कर पाएगा, ना ही उसे कभी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा होगा, मिलेगा भी तो बहुत कम पैसों में मिलेगा। समझ में आया? तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी पूरी लाइफ वो किस में फंस जाएगा, एक ऐसी पॉवर्टी में जो कभी नहीं निकल पाएगा। तो ये रीजन क्यों है, हंगर और पॉवर्टी कनेक्टेड क्यों है? इनने तो बोल दिया बस 33 रुपए तुम कमाते हो, 27 रुपए तुम अर्न करते हो तो तुम गरीब नहीं हो। अब 33 रुपए 27 रुपए से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि एक और बहुत बड़ा रीजन है सोशल इश्यू में, क्या है, मन न्यूट्रिशन, जैसे हम कहते हैं हंगर। और इंडिया का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो 130 समथिंग कंट्रीज में हमारा जो रैंक है वो है 111। समझ में आया? तो सोच लो 2023 में था इतना, 2024 में कितना है आउट ऑफ 100? चलो 105 है 2024 के अकॉर्डिंग। और ये हाल हमारा तब है जब हम क्या है, सेल्फ रिलायंट है किस चीज में, फूड प्रोडक्शन में। बोलते ना कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सरप्लस कंट्री है और हम अच्छा खासा फूड उगाते हैं, तो हम अपने लोगों को भूखा क्यों रखते हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन अभी तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा, तुम समझो इस बात को, मन न्यूट्रिशन सबसे बड़ा रीजन। तुम लोग कितनी भी चावल खा लो, कितने भी गेहूं खा लो, और जनरली इन चीज, देखो हम तुम्हें ये चीज बताएंगे अभी थोड़ी देर में, इसको लिंक करके हम तो वैसे भी तुम्हें थोड़ा बहुत लिंक हो ही गया होगा हंगर का कैसे रिलेशन है पॉवर्टी से, ठीक है। अगला क्या है, इंटर जनरेशन इंटर जनरेशन समझते हो क्या होता है? इंटर जनरेशन मतलब होता है तुम, फिर तुम्हारे ऊपर तुम्हारी मम्मी या तुम्हारा पापा, इंटर जनरेशन हो गया है। इंट्रा मतलब सेम, एक ही जनरेशन की बात हो रही है तो उसे हम कहेंगे इंट्रा, और इंटर मतलब तुम्हारी जनरेशन, ऊपर की जनरेशन, नीचे की जनरेशन, और नीचे। अब तुम देखो वही चीज है, अगर तुम्हारे ऊपर के लोग जो तुम्हारे मम्मी पापा जो है वही बीमार वगैरह रहते हैं, एजुकेशन लेवल उनका बहुत कम है, तो ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि तुम्हारे भी यही हाल होने वाले हैं। पॉवर्टी एक ऐसी स्टेट होती है जो तुम पैदा होके भी पैदा कर सकते हो, मतलब जैसे तुम पैदा हुए तुम तभी पॉवर्टी में पहुंच सकते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि तुम लाइफ की किसी भी पीरियड में तुम इस पोजीशन में पहुंच गए, और एक बार तुम इस पोजीशन में पहुंच गए
तो तुम्हारे लिए यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा, और तुम्हारे लिए जब यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा तो तुम्हारी लाइफ क्या हो जाएगी, बर्बाद, खत्म। ये है पॉवर्टी। पॉवर्टी में और इंडिया की अभी मान लो अगर इनके हिसाब से भी 20, अगर इनका एक क्राइटेरिया है उसके हिसाब से भी अभी 21% पॉपुलेशन हमारी किस में है, गरीबी में है। मतलब 140 करोड़ पॉपुलेशन के लगभग हमारे देश में है। मतलब कुछ 28-30 करोड़ लोग अभी भी गरीबी में जी रहे हैं। समझ में आया? बात 30 करोड़ की नहीं है, बात यह है कि इन 30 करोड़ के पे बच्चे भी होंगे तो वो भी किसी इसी हालत में देंगे। अब जैसे ये तुम्हारा जेंडर इशू था, अब जेंडर को तुम ऐसे समझने की कोशिश करो जैसे एक लड़की पैदा होती है, एक लड़का पैदा होता है। जब लड़की पैदा होती है तो उसको कितना खाना दिया जा रहा है, उसको उसी पर्सपेक्टिव में खाना, उसको भी शाम को दूध मिलता है कि लड़के को ही दूध मिलता है, समझ रहे हो? जब कुछ न्यूट्रिशियस फूड आता है तो क्या लड़की को भी वही मिलता है, लड़के को भी वही मिलता है। तो ये यहाँ पे एक पेट्रियार्क का माइंडसेट रहता है कि लड़कों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो समझ में आ गया? इससे क्या होगा, उसका फिर वही चीज, जब उसका जो माइंड है वो डेवलप्ड ही नहीं हो पाएगा। माइंड अगर डेवलप नहीं हो पाया, जैसे वुमेन लोग कहते हैं कि वुमेन इतनी, इन बीच में नहीं लोग बोलते हैं कि वुमेन काफी चीजों में, कई फील्ड में वीक है, समझ में आया? तो उसका एक्चुअल रीजन यही है कि उनका जो ग्रोथ हुआ है वो बहुत लेट हुआ है, समझ में आया? पहले उनको कभी भी ग्रोथ शुरुआत से मिली ही नहीं, समझ में आया? ऐसा नहीं है, लोग तो रिजल्ट देखते हैं जनरली, लेकिन लोग प्रोसेस को नहीं देखते। जब तक लोग प्रोसेस नहीं देखेंगे, जब तक उन्हें खुद समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली क्या है। लोगों को बस रिजल्ट से मतलब, देखो कैसे, जैसे मान लो, समझने की कोशिश करना, वुमेन की शुरुआत लेट क्यों हुई है? पहले तो देखो, जब पहले 1947 से तो पहले कुछ था ही नहीं वुमेन के लिए। अगर होगा तो बहुत रिच क्लास की जो अच्छी फैमिली होगी वहीं के लोगों ने पढ़ने मढ़ने का मौका दिया होगा, जनरली तो मौका देते ही नहीं थे, ठीक है। फिर आई इंडिया में आजादी। आजादी के बाद शुरू हुआ तो वही चीज, कहीं ग्रोथ हो रहा है, कहीं ग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे रूरल एरिया की जो महिलाएं थी उन्हें जनरली घरों में ही रखते थे। जब आया 1991 का दौर, तो 1947 से 1991 तक वुमेन के लिए अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी इंडिया में, समझ में आया? इंडस्ट्रीज हम डेवलप करते थे, एग्रीकल्चर हम डेवलप करते थे। एग्रीकल्चर में क्या होता था, जनरली जो मेल होते थे वही जनरली काम करते थे, ठीक है। फिर इंडस्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज में क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्री थी, कॉम्पैक्ट इंडस्ट्रीज थी, बहुत दूर दूर तक पे हमने इंडस्ट्रीज बनाई। एक इंडस्ट्री बनाई, बड़ी सी इंडस्ट्री बनाई, लेकिन बहुत दूर बनाई, समझ में आ रहा? तो वहां पे महिला जनरली बाहर जाने से डरती थी। तो उन्हें इस समय पे इतनी ज्यादा इकोनॉमी मिली होंगी कुछ लोगों को, लेकिन इतनी ज्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी डेवलप नहीं हो पाई। जब तुम सोचो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी डेवलप नहीं हो रही अभी तक, 1991 तक। 1991 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ तो मेटा पहुंचा सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर से जब से वुमेन का थोड़ा थोड़ा राइज होना शुरू हो गया, तुमने देखा होगा आईटी सेक्टर में वुमेन चली गई। गिग इकोनॉमीज में अभी जो तुम्हारा ओला, उबर और जोमेटो, इन सब चीजें बहुत सारी फैल रही है ना। गिग इकोनॉमीज में वो बहुत सारी वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, तब से वुमेन ने अपना काम शुरू किया है। और मेल कब से काम कर रहा है? मेल काम कर रहा है जब से हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन शुरू हुई, ठीक है भाई। ये बताओ कि जब उसको घर पे ही रखा गया है काम करने के लिए, तो उसको शर्म आती है बाहर जाने में? क्यों आती है भाई उसको शर्म? क्योंकि शर्म उसको जीवन में उसके परदादी, उसकी माँ, उसकी सुपरदादी, ठीक है, सबको घरों में ही रखा गया है। और जब सबको घरों में ही रखा हुआ है, जब वो बाहर जाएगी, जब यही कल्चर उसको मिलेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि उसे डर लगेगा। लड़की को जब लड़के से मिलाते हैं तो लड़की को बहुत डर लगता है लड़के से मिलने में, समझ में आया? तो ये सारी रीजन सिर्फ हमारे सोशल कॉन्स्टेंट की वजह से आए।
और सोशल की वजह से उनकी जो स्किल है, जो उनकी स्किल डेवलप हो जानी थी बहुत पहले, वो स्किल कब पैदा हो रही है? जब वो अपनी 10th 12th जैसे घिसे पिटे टाइम पीरियड में उन्होंने कंप्लीट कर ली, जब वो उनको मुश्किल से जब हम बाहर भेजते हैं तब वहां पे उन्हें उनकी आंखें खुलती हैं कि यहाँ से हमें कुछ करना शुरू करना है। और जैसे ही वो शुरू करती है, कुछ सोचना शुरू करती है, यहाँ से वो सोचते हैं कि हमें कुछ स्किल अप्रूव करनी है, वहीं पे उनका टाइम आ जाता है, चलो अब तुम्हारी शादी करते हैं। ठीक है, एक तो ये पहली चीज है। दूसरी चीज और क्या रीजन है? दूसरा रीजन ये है कि जब वो बाहर जाती है काम करने के लिए तो उनको बहुत सारे पीरियड, मतलब कुछ लोग एक्सेप्शनल निकल गए तो निकल गए, लेकिन जनरली क्या होता है कि वो मेंटली इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती, ना कॉग्निटिव लेवल पे, ना ही जनरली चीजों को हैंडल करने में। समझ में है? तो जब इन सब चीजों के बाद वो लड़की जॉब लेने जाएगी तो उसे बताओ वो जॉब जितनी मेल को अगर सैलरी मिल रही है वो लड़की को भी मिलेगी कि नहीं? स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में तो नहीं मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो ये इस टाइप का इनजस्टिस शुरू हो जाता है वुमेन के साथ जब वो शुरुआत से ही पैदा होती है और आखिरी तक वो पीछे ही रह जाती है। कुछ लोग अगर एक्सेप्शनली निकल गए आगे तो तुम उन्हीं को एग्जाम्पल में नहीं चिपका सकते हो। तो मैं पूरे दौर को अगर तुम समझोगे तुम्हें ये चीजें समझ में आएंगी। ये है बहुत बड़ा इशू। ठीक है, और कुछ लोग अगर आगे नहीं निकल पाए, जो इसी में अभी भी फंस गए, वो तुम्हारी पॉवर्टी में पहुंच जाते हैं, जिसे तुम फेमिनाइजेशन और पॉवर्टी बोलते हो। समझ में आया? ऐसा ये है जे SC ST। ST का क्या है? ST ट्राइबल्स पहले क्या होते थे, ये 1947 से पहले मेन स्ट्रीम में नहीं थे। जनरली इनका अलग कल्चर, अलग सिचुएशन, अलग सिस्टम होता था पूरा ट्राइबल्स लोगों का, ट्राइबल्स कल्चर। अब आया, मतलब ब्रिटिश रूल आया, ब्रिटिश रूल ने अपना एक अलग सिस्टम लेके आ गया। फिर इंडिया आजाद हुआ तो इंडिया ने भाई ऐसा देखेंगे, अगर तुम IAS हो, IPS हो, सरकारी नौकरी है तो तुम्हारी वैल्यू है, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो जब मेन स्ट्रीम में ये कम्युनिटी आई ST, तो भाई तुम ये देखो कि ये उस स्ट्रीम में कभी थी नहीं जिस स्ट्रीम में इसको डाल दिया गया। समझ में आ रहा है? जे स्ट्रीम ये अपनी एक अलग लाइफ को जी रही थी, और हम जिस लाइफ में जी रहे हैं वो पूरी अलग लाइफ है। इस लाइफ में शिफ्ट किया गया इस कम्युनिटी को, वो भी बड़ी मुश्किल में, इक्का दुक्का निकले, बाकियों के साथ तो चल रहा है भेदभाव। समझ में आया? तो अब तुम ये बताओ कि ये कम्युनिटी कैसे एकदम से कहो कि बिल्कुल टॉपर बन जाए? समझ में आया? इक्का दुक्का 3-4 एग्जाम्पल अगर तुम्हें मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। जनरली ऐसे नहीं होने वाला। ठीक है, अब बचा ये वाली कम्युनिटी, SC कम्युनिटी। इसकी अलग लेवल की डिस्क्रिमिनेशन होता है इस कंट्री में। इसके साथ जेंडर के साथ अलग इशू है, STs के साथ अलग इशू है, और SC का तो अलग ही लेवल का वो चलता है। समझ में आ गया? जिन्हें अलग लेवल से दिया गया है अनटचेबल। समझ में आया? इम्प्योर ह्यूमन, मतलब जिनका ना तुम्हें खाना पसंद, ना जिनका तुम्हें छूना पसंद, ना जिनका तुम्हें कुछ होना पसंद। अगर तुम्हें पता चल जाए कि ये इस कैटेगरी में है तो आदमियों के क्या बोलते हैं, बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। समझ में आ रहा? अब इस टाइप का ये सब हम तुम्हें इसलिए बता रहे हैं कि तुम इस चीज को समझो, डेप्राइवेशन क्या होता है। समझ में आया? ये डेप्राइवेशन ही है मेन गेम। ये जेंडर के साथ, SCs के साथ अलग हो रहा है, STs के साथ अलग हो रहा है। ठीक है, तुम जब डेप्राइवेशन को समझ जाओगे तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगी रियल पॉवर्टी ये नहीं है कि 33 रुपए कमाना, 27 रुपए कमाना, गरीबी दूर करना है, गरीबी से को निकल जाना है। एक्चुअली प्रॉब्लम पॉवर्टी है इस डेप्राइवेशन को खत्म करना। जब तक ये खत्म नहीं होता तुम्हारी पॉवर्टी हमेशा रहेगी इस देश में। जिस दिन तुम इस बेस पे पॉवर्टी निकालना शुरू कर दोगे डेप्राइवेशन पे, तुम्हें पता चलेगा हिंदुस्तान में 60-70% पॉपुलेशन गरीब है। क्योंकि कोई चारा नहीं है। अगर ये डेप्राइवेशन है और क्या पता कल के दिन इंडिया की सिचुएशन कुछ अलग हो जाए, समझ में आ जाए, तो ये सारी चीजें इग्नाइट हो जाएंगी कि SC के साथ डिस्क्रिमिनेशन होने लगेगा, STs के साथ होने लगेगा, जेंडर के साथ होने लगेगा। वॉर शुरू होगी, सबसे ज्यादा
हालत खराब वुमेन की होती है, रेप होते हैं, उठा ले जाते हैं, ट्रैफिकिंग होती है, कभी भी कोई सिचुएशन आ जाएगी। जब तक आप डेप्राइवेशन खत्म नहीं करोगे तब तक आप पॉवर्टी खत्म नहीं कर सकते। समझ में आया? ये तो सिर्फ एक वो है कि गवर्नमेंट ने अपना एक क्राइटेरिया निकाल दिया कि हाँ भाई ऐसे गरीबी, एक क्राइटेरिया तो होता ही है कि निकाल दिया, लेकिन ये है डेप्राइवेशन। समझ में आया? अब आते हैं वुमेन हो गया, एलजीबीटी, इनको तो मैं इस हमारे कल्चरली हमें समझते हैं कि बस दो टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? जेंडर, एक मेल होता है, वुमेन होती है। वुमेन के साथ ये हालत है तो थर्ड जेंडर की तो क्या ही हालत होगी। हम पहले उनको देखते ही बोल देते हैं कि भाई ये ऐसा है ऐसा है, लेकिन वो एक्चुअली जैसा मेल बायोलॉजिकली मेल है, फीमेल बायोलॉजिकली फीमेल है, ऐसे ही एलजीबीटीक्यू जे भी एक बायोलॉजिकली एक ह्यूमन है। समझ में आया? तो जब हम इनको एज अ नेचुरल ह्यूमन की तरह ट्रीट करेंगे तब इनका हाल है। क्योंकि भाई जैसे ये चीज पता चलती है, ये तो अभी का केस था, तुम लोगों को पता, नवतेज सिंह जौहर का केस था, पता है तुम लोगों को? नवतेज सिंह जौहर के केस में पहली बार रिकॉग्नाइज किया था कि थर्ड जेंडर होमोसेक्सुअलिटी तो है ही एक चीज। पहले क्या था, अंग्रेजों के टाइम में 377 आईपीसी का एक धारा थी, उसमें क्या होता, होमोसेक्सुअल चीज मतलब एक ही टाइप के जो लोग होते हैं, अगर मेल मेल है फीमेल फीमेल है, तो उस चीज में अगर कोई सेक्सुअली इंटरेक्शन कर रहे हैं तो उस चीज को क्या बोला जाता था? क्राइम, अननेचुरल सेक्स बोला जाता था। इसको नवतेज सिंह जौहर के केस में इसको हटाया और एक थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज किया, LGBTQ+ को। समझ में आया? पता है कि नहीं पता है? आज जब भी तुम लोग फॉर्म वॉर्म भरते हो तो वहां पे एक लिखा रहता है थर्ड जेंडर, ठीक है? अभी भी हमारे देश में LGBTQ+ के लिए सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई लॉ नहीं बनाया गया, पता है तुम लोग? स्पेशली कोई लॉ नहीं है, इनको मैरिज करने का अलाउ नहीं है, ठीक है? अब आते हैं डिसेबल्ड। डिसेबल्ड को तो वैसे ही हम समझ लेते हैं पिछले जन्म का कर्म है। अब डिसेबल्ड, अब तुम सोचो डिसेबल्ड कितना बड़ा डेप्राइवेशन है। तुम्हारा हाथ कट जाए, तुम्हारा पैर कट जाए, तुमने देखा होगा कि रोड मोड पे तुम देखते हो, ट्रेन की, रेलवे स्टेशन पे जाते होगे तो भीख मांगते हुए देखते हैं, किस लेवल की गरीबी होने। ये बहुत बड़ा रीजन। इनको एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? सबसे बड़ा रीजन तो एम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि इनकी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो कम हो जाती है। कैसे ही होगी? एक आदमी के पैर नहीं है, एक आदमी का हाथ नहीं है, एक आदमी का कंधा नहीं है, एक आदमी का ये नहीं है वो नहीं है, तो लोग तो बस जॉब देते हैं इस बेस पे। तो गवर्नमेंट ने इनके लिए एक एक्ट लेके आई थी, पता है तुम लोगों को? पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2015 में ये एक्ट आया था। इसमें बहुत सारी उनको रिजर्वेशन भी दिया गया है। कितने? 2-3% रिजर्वेशन है पर्सन विद डिसेबिलिटी। PWD नहीं सुना तुम लोगों ने? PW अलग अलग लेवल के होते हैं, PW1, PW2, PWD होते हैं कि नहीं होते हैं? पर्सन विद डिसेबिलिटी लिखा रहता है वो, ठीक है? तो अब तुम्हें समझ में आया? तो ये सारी चीजें क्यों एक इशू है पॉवर्टी का? क्योंकि ये डेप्राइवेशन को शो करती हैं। समझ में आया? तो पॉवर्टी जो तुम्हें सिंपल सी दिखती है वैसी पॉवर्टी नहीं है। पॉवर्टी के पीछे बहुत बड़े बड़े रीजंस हैं। एक 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 वंचित चीज को तुम पॉवर्टी बोलते हो, सिर्फ इतनी सी चीज को नहीं बोलते। तेंदुलकर कमेटी ने जो बोल दिया वो सिर्फ इतना है, 21%, ठीक है? ये हो गई तुम्हारी एब्सोल्यूट। अब तुम्हारा मालन्यूट्रिशन के साथ जनरली होता नहीं था, अब बहुत ज्यादा हो रहा है, स्पेशली गरीब लोगों के साथ। जो गरीब वही है, गरीबों पे ही निकलते हैं, नवाबों पे निकालो। कोई सैफ अली खान पे क्यों नहीं निकालता? कोई शाहरुख खान के ऊपर क्यों नहीं निकालता? उसके भी है, क्योंकि वहां से निकालोगे तो जेल हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट हिला देगा, वो 100 वकील खरीद लेगा वो आदमी एक दिन में। तो सारी चीजें
अपने आप पता चल जाएंगे। गरीब के घर तोड़ दो बस, गरीबों के। अब आता मन न्यूट्रिशन, समझ में है? अब मन न्यूट्रिशन का तुमने तो वैसे ही बता दिया कि अगर तुम मन न्यूट्रिशन हो इसका मतलब क्या है, जैसे तुम्हारे पास खाने माने की कमी है। खाने मन न्यूट्रिशन का ये अकेला मतलब नहीं होता, तुम्हारे पास इवन तुम पेट भर भर के खा रहे हो लेकिन तुम्हें बहुत सारी बीमारियां हैं। ओबेसिटी है, तुम मोटे हो गए, तुम पतले हो गए, हाइट गुठले हो गए तुम, ठीक है, होते ना। ये सबके टर्म्स हैं, स्टंटिंग, वेस्टिंग। एक वुमेन को ज्यादा होती है एनीमिया की बीमारी, एनीमिया की बीमारी, ठीक है, ठीक है, जलन वो खून की कमी बनी रहती है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स मैं बताने का सिर्फ इतना सा है कि इस चीज से पॉवर्टी का क्या रिलेशन है। सीधी बात ये है कि जब अगर तुम्हारा माइंड डेवलप नहीं है, तुम्हारी बॉडी डेवलप नहीं है, तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, तुम्हारी काम करने का जो प्रोडक्टिविटी होगी वो कम होगी, और जब कम होगी तो तुम्हारे पास जो इनकम होगी वो भी बहुत कम होगी, और जब इनकम बहुत कम होगी तो ऑब्वियसली बात है तुम काय में आ जाओगे, पॉवर्टी में। तो रीजन क्या है? रीजन ए है, रीजन ए नहीं है, रीजन ए। और इंटरजेनरेशन हेल्थ और एजुकेशन गैप से तुम्हें बेसिकली समझ में आ गया हो। तो पॉवर्टी इतना बड़ा इशू क्यों है? क्योंकि अब तुम्हें कभी भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी इन सब चीजों से लिंक करके पॉवर्टी को बताओ तो तुम आराम से बता सकते हो पॉवर्टी को, समझ में आया? और तुम्हें इतनी डेफिनेशन बस याद रखनी है, ये वाली, इसी को तुम्हें प्रूफ करना है, बस पॉवर्टी यही है। और तुम्हें लिखना ये है, लेकिन तुम्हें इसको क्रिटिकल पर्सपेक्टिव में ही लिखना है कि ये सिर्फ एक एस्पेक्ट बता रहा है, सिर्फ एक क्राइटेरिया, इनकम। और इनकम तो एक्चुअली इफेक्ट होते हैं, कॉजेस नहीं होता। क्योंकि इनकम तो क्या है, जैसे मान लो इंसान के पास स्किल है, आज इंसान के पास इनकम नहीं कमा पा रहा वो इतनी, ठीक है, हो सकता है कई रीजन हो, ठीक है, लेकिन कल के दिन उसके पास अगर स्किल है तो कल के दिन कभी ना कभी वो अपनी इनकम बढ़ा लेगा। लेकिन अगर उसके पास कोई स्किल ही नहीं है, ठीक है, या वो वुमेन जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन झेल रहा है, या फिर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन झेल रहा है, या फिर वो डिसेबल्ड है, या फिर ये, तो वो कभी भी अपनी स्किल को डेवलप ही नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो उसकी इनकम कभी बढ़नी नहीं है। तो इवन गवर्नमेंट उसको 33 रुपए की जगह 100 रुपए भी दिन देता रहे तो क्या वो अपनी गरीबी खत्म कर लेगा? क्या नहीं, वो तो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है भाई, डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की लायबिलिटी है। तो पॉवर्टी एक्चुअली अगर आदमी पॉवर्टी में है तो मतलब हिंदुस्तान में 30 करोड़ जनता तो भारत सरकार के और राज्य सरकार की एक लायबिलिटी है, नेशन की लायबिलिटी है, कोई एसेट नहीं है। तो नुकसान किसका हो रहा है? देश का नुकसान हो रहा है। समझ में आया पॉवर्टी का कनेक्शन? ये क्योंकि ये सब क्या है, डिपेंडेंट है तुम्हारे ऊपर। और जो 30 करोड़ पॉपुलेशन जो डिपेंडेंट है तुम्हारे ऊपर, तुम ये बताओ अगर ये 30 करोड़ पॉपुलेशन में से मान लो 15-20 करोड़ भी अगर थोड़ा थोड़ा भी काम करते, कुछ ना कुछ करते, तो वो कम से कम देश को कुछ तो देते। मैं कहूँ 30 करोड़ रुपए जिनको अभी तुम्हें 30 करोड़ लोगों को तुम्हें अभी खर्च चलाते होगे, तुम 3,000 करोड़ तो तुम खर्च करते ही होगे, करते होगे। तो 3,000 तुम्हें खर्च नहीं करने पड़ते हो, ये 3,000 करोड़ पैदा करते तो मतलब नेशन के पास तो जाते वो पैसे। तो ये क्या हो गए तुम्हारी लायबिलिटी, एसेट नहीं है तुम्हारे। और ये तो भाई तेंदुलकर कमेटी के अकॉर्डिंग है, ओरिजिनल तो भी 50% 60% निकलेगी। तो तुम लोग इतना समझते हो कि इतनी सब्सिडी हमारे देश में, ये फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, ये सब्सिडी, वो सब्सिडी, गवर्नमेंट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चला रही है, प्रधानमंत्री मनरेगा चला रही है, प्रधानमंत्री जनधन योजना चला रही है, दुनिया भर की प्रधानमंत्री योजनाएं चल रही हैं। ये सब क्यों चल रही हैं? क्योंकि हम उन्हें कुछ ना कुछ चीजें दे रहे हैं, और देनी क्यों पड़ रही हैं? क्योंकि वो सब इनडायरेक्टली किसी ना किसी डिप्राइवेशन में जी रहे हैं, और बस हम मान नहीं रहे, लेकिन वो हकीकत पॉवर्टी में ही जी रहे हैं। और उससे उनकी रियल सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जब तक ये नहीं सुधरेगा तब तक
ये चीज चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। एक सरकार आएगी वो कहेगी तुम्हें 2,000 रुपए दे रही है, अब हम तुम्हें 3,000 रुपए देंगे। 3,000 की जगह अगली सरकार आएगी वो कहेगी हम तुम्हें 4,000 रुपए देंगे, तुम हमें वोट दे दो बस। समझ में आया? तो ये दौर कभी खत्म नहीं होगा। और इस चीज का जिम्मेदारी फिर हाई टैक्सेस लगेंगे, हाई टैक्सेस लगेंगे, उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? मिडिल क्लास को, अपर क्लास को और इन्वेस्टर्स को। और कोई भी सरकार नहीं चाहती कि वो ये बोले कि हम वो गरीबों के हितैषी नहीं है, क्योंकि अपोजिशन वाले यही बोलते हैं तुम गरीबों के हितैषी नहीं हो। समझ में आया? तो तुम लोगों को इस सारी सिस्टम कनेक्टिविटी समझ में आई कि क्या है पॉवर्टी, इनडायरेक्टली ना डायरेक्टली। ये तो सिर्फ इतने रीजन हो गए, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम लोग ये तो पढ़ते ही होगे, तेंदुलकर कमेटी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? तुम लोगों ने इसका क्रिटिकल एनालिसिस पढ़ा है क्या? तो अब पढ़ लो, ये सब क्रिटिकल एनालिसिस ही था, ये तो सिर्फ सोशल इफेक्ट थे। और तुम लोगों को अब फील हो रहा होगा कि एक पॉवर्टी जो होती है वो हो कहीं रही है और नुकसान पूरे देश भर को करती है, इवन तुम्हें भी करती है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अब और फैक्टर देख लो, यही फैक्टर थोड़ा ना, धरती के बहुत फैक्टर है, तबाही मचा के रखी हुई है हम लोगों ने। दूसरा फैक्टर देखो, इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्यों? दो रीजन, ओवर डिपेंडेंस। तो मैं ये इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर लेता हूँ कि नहीं, टेंशन होती है बहुत। और दूसरा रीजन है अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो तुम जब भी इस चीज को लिखो ना पॉवर्टी को, तो तुम देखो क्या लिखा ना, पॉवर्टी शुरू हुई, पॉवर्टी होती है डेप्राइवेशन, ठीक है? इसके साथ तुमने गवर्नमेंट का एक लिख लिया ऐसा, गवर्नमेंट का क्या क्राइटेरिया, तेंदुलकर कमेटी है, ये सब इन्होंने बोला है। फिर इसको तुमने इसके क्रिटिकली एनालिसिस करना देखा, ठीक है? इसका वो निकाल लिया कि क्या है, इनकम इनका मेन क्राइटेरिया था। फिर क्रिटिकल में तुमने इसके फैक्टर देखे कि अपन पहले समझते हैं फैक्टर्स क्या हैं, तो सोशल फैक्टर पे गए, ठीक है? तो ऐसे 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 जाते जाते फिर तुम्हें क्या करना है, ये सब बताती है, सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया जी। फिर तुम्हें ये देखना है कि ये पॉवर्टी जो है वो एक्चुअली कैसे एक छोटे से इंसान को इफेक्ट करती है, मतलब एक पर्सन को इफेक्ट करती है। पर्सन अगर पुअर है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, कि अनेबल है कि वो खुद से कुछ कर सके, ठीक है? तुम लिख सकते हो चीज कि वो डिपेंडेंट है, एक्चुअली क्या है, वो डिपेंडेंट है। तो क्या है, नेशन की क्या है, नेशंस की क्या है, लाइबिलिटी, क्या है, लाइबिलिटी हो गई। और नेशन की अगर लाइबिलिटी है तो एक गवर्नमेंट का क्या होगा, एक्सपेंडिचर। तो इससे फिस्कल डेफिसिट हाई रहेगा। और जब फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, दो चीजें करेगी, एक तो बोरोइंग करेगी और दूसरा टैक्सेस हाई करेगी। और तीसरा एक और इशू होने लगा है, फ्रीबीज। और जब टैक्सेस हाई करेगी तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पे क्या पड़ेगा, हम पे। तो तुमसे अगर कुछ पॉवर्टी तुम पे क्या इफेक्ट करती है तो तुम आराम से बता सकते हो। पॉवर्टी नेशन पे कैसे इफेक्ट करती है तो वो तुम बता सकते हो। पॉवर्टी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पे कैसे इफेक्ट करती है वो तुम बता सकते हो। पॉवर्टी क्या 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 करती है वो सब तुम बता सकते हो। तो ये सारा का सारा एक पूरा एक नेटवर्क है। ये चीज बता दी तुमने। एक तुमने ये चीज बता, अपन अभी ये चीज तो निकाल ही रहे हैं। दूसरा एक चीज और देख लो, कनेक्टिविटी में पॉवर्टी को कैसे कनेक्ट करना एक चीजों से दूसरे चीजों में। तो जैसे मान लो कि कोई बंदा पुअर है,
या पॉवर्टी में है कोई बंदा। पॉवर्टी क्या है? डेप्राइवेशन की स्टेट है। पुअर तो वो पुअर है, पॉवर्टी स्टेट ऑफ डेप्राइवेशन है, वो वंचित है किसी चीज से। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि वो क्या है? अनेबल टू एक्सेस फूड, अपना जो बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर सकता, मतलब बेसिक नीड पूरी नहीं कर सकता। तो इसको हटा दिया तुमने कि नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद तुम क्या करोगे? जब बेसिक नीड पूरा नहीं कर सकता तो क्या होगा? उसका जो फिजिकल एंड मेंटली वो क्या रहेगा? वीक रहेगा कि नहीं? इसको तुम कॉग्निटिव में भी डाल सकते हो। और जब ये चीज कम रहेगी, ऑब्वियसली बात है, तो इसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी? कम। प्रोडक्टिविटी कम रहेगी तो इसकी इनकम क्या रहेगी? कम रहेगी। तो ये देखो, जितनी इनकम उसकी कम रहेगी, मतलब वो फिर से चीजें नहीं खरीद पाएगा। तो ये हो गया पॉवर्टी। अब अगर तुम्हें इसको कनेक्ट करना है हंगर के साथ, कि हंगर का क्या रिलेशन है पॉवर्टी के साथ, तो तुम्हें समझ में आ रहा है? कोई भी टॉपिक हो, किसी भी चीज से किसी चीज को कनेक्ट करने का पूछ ले, तो तुम इस चीज को इससे कनेक्ट कर सकते हो। अब देखो, हंगर, अगर मान लो हंगर है तो तुम्हें यहाँ तक पहुंचना है, कैसे पुअर होगा वो? सीधी बात है, हंगर हो गया तो क्या होगा? यहाँ पे तुम देख लेना, इस चीज को तुम जोड़ देना कि वो उसका क्यों क्या रहेगा? बीमार रहेगा, इल रहेगा, और इल रहेगा और फिजिकली और मेंटली कमजोर रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? भाई जो कमजोर रहेगा, खाना पीना नहीं खाता होगा, बीमारी रहेगा कि नहीं रहेगा? और जब ये रहेगा तो इसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? तो इनकम क्या हो जाएगी? इनकम समझ में आया? जब तुम काम ही नहीं कर पाओगे तो इनकम तुम्हें कितनी मिलेगी? कौड़ियों के दाम। और कौड़ियों के दाम हो गए, मतलब तुम अनेबल टू मीट बेसिक नीड। बेसिक नीड को तुम फिर नहीं कमा कर पाओगे क्योंकि तुम्हारी इनकम बहुत कम है। तो तुम्हारी कौन सी स्टेट हो गई है? पॉवर्टी। और पॉवर्टी में एक बार पहुंच गए तुम, सो हंगर में तुम खुद नहीं खरीद पाओगे न्यूट्रिशियस फूड, तो तुम्हें हंगर में पहुंच जाएगा। तो पॉवर्टी से हंगर, हंगर से पॉवर्टी। और पॉवर्टी से अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रिलेशन है? कोई भी जो तुम कोई बता सकता है अनएम्प्लॉयमेंट को पॉवर्टी से कैसे जोड़ेंगे? डेवलप नहीं हो पाएगी तो कोई रोजगार नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि पॉवर्टी अगर नहीं होगी तो यही चीज अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा। अब अनएम्प्लॉयड है तो उससे पॉवर्टी कैसे बढ़ सकती है? तो इनकम कम हो जाएगी, वो चीजें हो जाएंगी। तो ये जो क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कोविड-19 के टाइम में, उन्होंने बोला था कोविड-19 ने कैसे पॉवर्टी बढ़ा दी है इस देश में। तो सिंपल सी बात है, कोविड-19 लॉकडाउन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इनकम कम, पॉवर्टी खत्म खेल। ठीक है, तो तुम्हारी पॉवर्टी और दुनिया भर की सारे कनेक्शन सब ठीक हो गए होंगे, इसमें जीवन में कोई दिक्कत नहीं बची होगी। बची है क्या? और ये चीज समझ में आ गई होगी, पॉवर्टी तुम्हें कैसे इफेक्ट करता है, नेशन को कैसे इफेक्ट करता है, गवर्नमेंट को कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। ये सारी चीजें खत्म। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है, यूपीएससी वाले को ही नहीं समझ में आ रहा। पता नहीं भगवान, या तो हमारा टाइम नहीं आया अभी। क्या कर सकते हैं बताओ? ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। बेटर इन नेक्स्ट वो टाइम, ऐसा कुछ। ये समझ में आ गया तुम्हें पॉवर्टी में? अब अगला है तुम्हारा इकोनॉमिक फैक्टर।
ये फैक्ट हम तुम्हें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर तुम्हें क्वेश्चन किसी से भी चीज में कनेक्शन में पूछ ले तो तुम आराम से उसका आंसर दे सकते हो। और तुम्हें इतना भी समझ में आ गया होगा कि पॉवर्टी ने एक्चुअली में क्या होती है। समझ में आया? तो तेंदुलकर कमेटी से बहुत ऊपर है पॉवर्टी। अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमने तेंदुलकर कमेटी बताई थी, एक रंगराजन कमेटी है, उसमें लिखा हो चाहे बुक में। एक नीति आयोग है, इसका मल्टी डायमेंशनल एक यूएन का भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है दिया है। रंगराजन कमेटी के अकॉर्डिंग 29% के लगभग पॉवर्टी है, लिखा होगा 29% के लगभग। ठीक है, तो ये बहुत सारी कमेटीज हैं, बस तुम्हें ये सारी चीजें तो जनरली तुम्हें ऐसे ही डालना है पेपर में, लेकिन बेसिक समझ लो कि क्या है। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या है, सबसे पहला एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर है ओवर डिपेंडेंस एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। दूसरा है इनइक्वालिटी। तीसरे नंबर पे है रीजनल। ये तीन बेसिक फैक्टर्स हैं पॉवर्टी के। समझ में आया? अब हमें ये बताओ, कोई बता सकता है क्या? एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में हमने तुम्हें एक चीज बताई थी कि एग्रीकल्चर में ये एक फील्ड है, ठीक है, इसमें 100 लोगों की जरूरत है। 100 लोगों में हम 100 क्विंटल कुछ भी ग्रेन उगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और इस पे काम कितने लोग कर रहे हैं? 300 लोग, ठीक है। 100 लोग वर्कर की जरूरत है, 100 लोग वर्कर में 100 क्विंटल उसकी इफिशियंसी है। ये इफिशियंसी इससे पता चलती है कितनी इफिशियंसी काम कर रहा है उसमें 300 लोग। तो ये लोग जो काम तो कर रहा है, इसका मतलब है तुम ये तो नहीं बोल सकते, तो इन्हें क्या बोलोगे? अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट समझ में क्या टर्म होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट वो लोग होते हैं, वो एक्स्ट्रा लोग काम, एक्स्ट्रा लोग होते हैं। कितने एक्स्ट्रा लोग हैं? 200 लोग एक्स्ट्रा में लगे हुए हैं। जैसे एक छोटी सी जमीन होती ना, तो उसमें अब देखो होता क्या है कि हमने कल मतलब हमेशा यही बताया, एग्रीकल्चर होता है, इसके बाद होती है स्मॉल इंडस्ट्री होती है, एमएसएमई वगैरह। एमएसएमई हो गया तुम्हारा, फूड प्रोसेसिंग हो गया, छोटी छोटी फैक्ट्रीज हो गई। और इसके बाद क्या होता है? बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं। और इसके बाद सर्विस सेक्टर होता है कि नहीं? तो ये चीजें इंडिया में क्या है? मिसिंग। ये है मिसिंग। तो इंडिया के यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं जनरली अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड, तो इनको यहाँ जॉब मिलनी नहीं है, यहाँ इन्हें मिलनी बहुत कम है। तो ये शहरों में जो एग्रीकल्चर के जो लोग जाते हैं, या वो क्या काम करने जाते हैं? लेबर का। ये तो मैं इतनी बिल्डिंग्स बन रही है, ये जो मजदूर लगे हुए होंगे बिहार के, बुंदेलखंड के, समझ में आया? और जनरली और थोड़ी सी स्थिति ठीक ठाक होगी तो रिक्शा चला रहे होंगे, गाड़ियों में कंडक्टरी कर रहे होंगे, ये सब कर रहे होंगे। सर्विस सेक्टर में यही तो कर रहे हैं ये लोग। क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं ना भाई। तो ये सब के सब क्या है? ये लेबर मजदूर, ये सब लोग अमीर हो गए, ये गरीबी से बाहर निकल गए। जिस दिन इन्हें काम नहीं मिलेगा उस दिन वापस गरीब हो जाएंगे। समझ में आया? जैसे आज पैसा कमा लिया, आज तो पी लेंगे, समझ में आया? कल क्या क्या करेंगे? तो
रहने के लिए घर नहीं है, अनाज नहीं है। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो तुम्हें इस चीज समझ में आ रही है? तो ये चीज तो जनरली लोग या तो यहाँ शिफ्ट हो नहीं पाते, ये वाले लोग, और यहाँ शिफ्ट होते हैं तो बहुत छोटी छोटी जगहों पे काम कर रहे हो जनरली। अब तुम खुद से देखो ना अपने आसपास के लोगों को, ठेले चला रहे आधे लोग यहीं के नहीं है, भोपाल के लोग। भोपाल की एक्चुअली में कितनी पॉपुलेशन होगी? इतनी नहीं होगी जितनी भोपाल में चल रही है। बाहर से आए हुए लोग हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं, और उन्होंने जो काम मिला, किसी ने टिकियां बेचना शुरू कर दिया, कोई नई जनरेशन आई तो सैलून में काम करने लगी, कोई मोमो बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई टैक्सी चलाने लगा। उनकी लाइफ के स्तर के, उनके पर्सपेक्टिव से देखो, उस छोटी सी जिंदगी को जीने के लिए भी उन्हें जाने कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा हो, अनगिनत स्ट्रगल। कोई लेबर में काम करने लगा, कोई वर्कर बन गया, कोई कुछ कर गया, कोई कुछ कर गया, कोई दूसरे के घर में झाड़ू पोछा लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। तो ये सब लोग ज्यादातर बाहर के लोग आते हैं। तो ये चीजों से क्या उन्हें वो मिल गया, क्या इनकी पॉवर्टी खत्म हो गई? लेकिन ये लोग यहाँ काम कर सकते थे, लेकिन ये मिसिंग है। ये देश में मिसिंग होने की वजह से क्या हो गई? तुम्हारी गरीबी बढ़ गई। एग्रीकल्चर में जो लोग थे वो जनरली यहाँ पे सर्विस सेक्टर में चले गए। वो भी सर्विस सेक्टर की जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो काम होते हैं वो ये बेसिकली ये काम कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ कुछ किस्मत वाले होंगे जिन्हें यहाँ जो MSME फूड प्रोसेसिंग है यहाँ मिल गई जॉब कुछ। तो लाखों लोगों में से किसी की किस्मत चमक जाती है, किसी की नहीं चमकती। और जिनकी चमक गई है वो ठीक है, और जिनकी नहीं चमकी सो वो उनसे जलेंगे, नफरत करेंगे, और क्राइम बढ़ते हैं। इससे बढ़ते हैं क्राइम। क्यों बढ़ते हैं? चोरी चपाटी क्यों होती है? मर्डर क्यों होते हैं? इसीलिए होते, इस वजह से। तो समझ में आ गया? एक तो हम एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस है इस रीजन्स की वजह से, और अंडर एम्प्लॉयड है। तो ये बताओ इन 200 लोगों को, अब तुम से सोचो 100 क्विंटल अभी सिर्फ 100 लोगों के लिए था, 100 लोगों के लिए था, ये लोग बेचते, प्रॉफिट कमाते, तो उनसे इन 100 लोगों की जिंदगी सुधर जाती। लेकिन अब इन लोगों ने बेचा, लेकिन अब वो पूरा का पूरा 300 लोगों में बट गया, ना उनकी जिंदगी सुधरी ना कुछ हो पाए। समझ में आया कि नहीं आया? क्या हम बोल रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये रीजन है। दूसरा ये वाला रीजन जो हमने तुम्हें बताया, चौथा रीजन, तो ये रीजन समझ में आ गया होगा, ये रीजन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, इनइक्वालिटी तो एक बहुत बड़ा रीजन हो गई होगा। क्यों क्यों? इनइक्वालिटी, पॉवर्टी बढ़ाने में क्या क्या रिलेशन है इनइक्वालिटी का पॉवर्टी के साथ? हैं? हाँ हाँ हाँ, इनकम नहीं है। हाँ तो भूल रही हो। इन्हें ऐसे बताओ ना जो कनेक्टिविटी बने एक चीज से दूसरी चीज, बताओ कौन बता सकता है? इक्वालिटी होगा तो रिसोर्सेज नहीं आएंगे, मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उससे हंगर होगा, उससे मालन्यूट्रिशन होगा, स्किल नहीं आएगी, तो उसमें मेंटल डेवलपमेंट। सही बात है। तो जैसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है, मान लो कि कुछ जगह पे तो बहुत ज्यादा डेवलप कर दिया आपने, कुछ जगह पे बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं किया। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? जैसे तुम लोग गांव देखते हो ना अपना, तो गांव में देखो तुम लोगों के कितने लोग गांव से हैं यहाँ पे? सभी है मतलब, ठीक है। तो जैसे तुम लोग गांव वगैरह से होगे, तो तुम्हारे खुद देखो, जब तुम भोपाल आए और तुम अपने गांव में, तुम लोग भोपाल इसलिए आए हो क्योंकि वहां पे इतने रिसोर्सेस नहीं है,
रिसोर्सेस की कमी। अगर तुम लोग वहीं रह जाते तो तुम लोग क्या कर लेते स्ट्रेस कराना हैं? सिस्टम फाड़ समझ में आ जाता। तो वहां पे तुम्हें बेसिक चीजों की कमी रहती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और वेल्थ की कमी रहती है। जैसे तुम्हें वहां पे जॉब नहीं मिल पा रही, ठीक है, पहली बात तो तुम्हें अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा, अच्छा हेल्थ नहीं मिल रहा, वहां पे तुम्हें दुनिया भर के डिस्क्रिमिनेशन झेलने पड़ रहे होंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे और बेसिकली तुम्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं है वहां पे, स्किल नहीं है तुम्हारे पास वहां पे, अच्छा और ये सब चीजें नहीं होने की वजह से तुम एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हो जहां पे तुम दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हो। कोई ना कोई तुम पे डिपेंडेंसी बढ़ा देगा कि नहीं, जब तुम खुद नहीं हो लायक तो दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाओगे। और डिपेंडेंट हो जाना मतलब क्या हो जाता है, एक तरह की पॉवर्टी। अब बोलो ये पॉवर्टी कैसे? पॉवर्टी इसलिए क्योंकि जब तुम खुद कुछ नहीं कर पा रहे, तुम्हें अगर एक आदमी को मान लो, अब तुम बोलोगे एक पति है एक पत्नी, या पत्नी को पति से अलग कर दो, पत्नी किसी लायक है? पत्नी किसी लायक? हाउस वाइफ को हटा दो, अगर फैमिली से अलग कर दो इसको, अगर इस लड़के को अलग कर दो तो ये तो कुछ ना कुछ कर देगा, क्योंकि ये तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन मिला है, सब कुछ मिला है, इधर शहरों में मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। इसको अगर अलग कर दो तो ये जीवन जी लेगी? तो दूसरों के यहाँ काम करेगी, ये करेगी, वो करेगी, यही करती है जनरली, ठीक है। तो यही चीज में पॉवर्टी में पहुंच जाएगा, डेप्राइवेशन। तुम क्या काम कर पा रहे हो? तो इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। इनइक्वालिटी की वजह से अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती। समझ में आया? अपॉर्चुनिटी किसने बोला था? तुमने? हाँ तो ठीक है, कनेक्टिविटी के साथ बोलो। समझ में आया? तो इनइक्वालिटीज की वजह से जब ये सारी चीजें नहीं हो पाती तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, और अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती तो तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो पाती। ग्रोथ की वजह से तुम्हारा क्या हो जाता है, तुम एक टाइप से पॉवर्टी में पहुंच जाते। तो तुम्हें ये रीजन पता चल गया, ये रीजन पता चल गया, ये रीजन पता चल गया। अब रीजनल इम्बैलेंस, ऑब्वियसली बात है, रीजनल इम्बैलेंस का तो कुछ वैसे ही हो गया होगा डिस्कस। जनरली ऐसे भी तुम देख सकते हो कि कहीं तुम बिहार चले जाओ, झारखंड चले जाओ, छत्तीसगढ़ रीजन में चले जाओ, इवन मध्य प्रदेश में चले जाओ, और तुम गुजरात चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, कर्नाटका चले जाओ, तो इन सब रीजनों में तुम देखोगे कि वहां पे अपॉर्चुनिटी भंडार है, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ना के बराबर है। तो बिहार में ज्यादातर लोग, बिहार के लोग बाहर जाते हैं, बुंदेलखंड के लोग बाहर जाते हैं। समझ में आया? तो ये सब रीजन क्यों है? क्योंकि वहां पे रीजनल इम्बैलेंस है, और रीजनल इम्बैलेंस होने की वजह से वहां पे पॉवर्टी ज्यादा रहती है। तो तुम देखना कि ऐसे रीजन में बिहार, यूपी में कुछ रीजन जो बुंदेलखंड से सटे हुए हैं, ठीक है, इसके साथ साथ तुम्हारा ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, सबसे ज्यादा गरीबी यही क्यों मिलती है? मिलती है यहीं पे, क्यों मिलती है? यही रीजन है। एक बात हमेशा याद मत रख लेना, मतलब ये मत रखना याद, हर चीज के देखो कनेक्टिविटी। अब यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो पावर, मतलब इकोनॉमिकली अच्छे हैं, लेकिन वहां पे जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। जनरली अपन ये सोचते हैं क्या, ये वो जेंडर इनइक्वालिटी नहीं, सेक्स रेशियो वहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, तुम्हारा ये समझ में आ गया, राजस्थान हो गया। तो तुम देखो कि ये तो इकोनॉमिकल होने से ये सारे रीजन्स, मतलब जेंडर के इशू इंप्रूव नहीं हो जाते। हरियाणा में बहुत सारा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, पंचायती लगती है, वहां पे ऑनर किलिंग बहुत ज्यादा होती है, बल्कि वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉस्परस स्टेट है हरियाणा, ठीक है। वहां पे वुमेन के साथ बहुत ज्यादा इन्फेंटिसाइड होती है, वहां पे पैदा होते ही सब मार दिया जाता है लड़कियों को, ठीक है। तो ये सारी ज्यादातर समस्या नॉर्थ में बहुत ज्यादा है, इतनी साउथ में नहीं है। साउथ ना, साउथ बहुत डेवलप्ड है भाई, साउथ बहुत सारी चीजों में उठ चुका है। तो ये सारे रीजन समझ में आ गए, इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर समझ में आ गए। और इन सारे फैक्टरों को तुम लोगों ने ये चीज समझ ही होगी कि ये जो इकोनॉमिकल चीजें होती हैं वो कैसे तुम्हारी
एक पॉवर्टी जैसी चीज जो कि एक सोशल फैक्टर है उसको इफेक्ट करती है। समझ में आ गया ये? जब सारे फैक्टर हैं तो फिर गवर्नमेंट कहेगी हम क्यों पीछे रहे? बताओ, गवर्नमेंट कहेगी अभी हम भी तो हैं। गवर्नेंस चैलेंजेस, सबसे पहला गवर्नेंस चैलेंजेस क्या है? क्या है बताओ? करप्शन और जैसे स्कीम का वो इम्प्लीमेंटेशन ना हुआ। हाँ, और इतने पॉइंट बताया तुम लोगों को याद ही नहीं रहती चीजें। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। हाँ, और डिजिटलाइजेशन नहीं। अब बता दो। हाँ, और बस यही होगा मेरे इतना ही होगा। ठीक है। गवर्नमेंट सबसे बड़े चैलेंजेस हैं जब गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम चलाती है। स्कीम जैसे चलाती है, सबसे पहले लीकेजेस लिखो। लीकेजेस इन गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम कौन सी? पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मनरेगा, ठीक है। पीडीएस और ये साथ लिख लो। एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, मनरेगा, ठीक है। एक है नेशनल अरे वो था ना एक नेशनल असिस्टेंस प्रोग्राम, अरे क्या नाम है उसको, वो पेंशन देते हैं जिन्हें, बुजुर्गों को। ये अरे उसका पूरा नाम है नेशनल देखना अगर मिल जाए तो, नेशनल असिस्टेंस प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये जनधन नहीं, वो आयुष्मान। पीएम आवास योजना, ठीक है। जा रही हो क्या? सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है। ये सारी बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो इनमें क्या होती है? लीकेजेस होती है। लीकेजेस मतलब क्या होता है? लीकेजेस मतलब हाँ, उतना पहुंच नहीं रहा, ठीक है। वही होता है लीकेजेस इन गवर्नमेंट स्कीम। पीडीएस हो गया, तुम्हारा मनरेगा हो गया, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, पीएम। अब पीएम आयुष्मान भारत, तुम सोचोगे कि इसमें क्या होता है? पीएम आयुष्मान भारत में क्या होता है कि गवर्नमेंट जनरली क्या होता है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स को एक अपॉइंट करके रखा हुआ है जहां पे तुम्हें क्या होगा, पीएम ये आयुष्मान भारत योजना के तहत वहां दिया जाएगा। इन्हें एम्बेडेड हॉस्पिटल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या होता है कि जानबूझ के वहां पे ऐसे ऐसे हॉस्पिटल्स दिए मिलते हैं, वो इतना पैसा खाते हैं एक्चुअली में, और ट्रीटमेंट नहीं करते ढंग का। जबरन ऑपरेशन में ही पहुंच जाते हैं। हाँ, जबरन ऑपरेशन में पहुंच जाएंगे जिससे गवर्नमेंट से वो पैसा ऐंठ सके। ऐसे ही आवास योजना देते टाइम पे तुमने कोई बहुत सारी मूवी देखी होंगी। एक वो मूवी आई थी, एक मूवी थी विक्की कौशल और जरा हटके जरा बच के। तो वो मूवी है, वो भी कुछ कुछ दिखाती हैं, ऐसी होती हैं ऐसी कि घर अलॉट होने से पहले जाने किस किस को पैसे इनको मिलना है गरीब लोगों को, और
जैसे EWS हर एक जो तुम्हारी मल्टी बिल्डिंग्स होती है ना, मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग जो होती हैं, ठीक है, इन बिल्डिंगों में क्या होता है, EWS का क्राइटेरिया होता है, गरीब लोगों के लिए घर मिलते हैं, ठीक है, सस्ते रेट में। लेकिन उन्हें क्या होता है, ये लोग बेच देते हैं बड़े बड़े ओनर्स को, और वो ओनर्स फिर हाई रेट में तुम्हें वो EWS रेंट पे देंगे। तुम्हें नहीं पता ये सब? तुम लोग क्या देखते हो भाई दुनिया? तुम्हें ये पता है, जैसे मान लो बिल्डिंग है, इसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, तुम लोग जाना, वहां पे लिखा होगा EWS, किसी ना किसी एक बिल्डिंग में लिखा होगा EWS, पता है किसी को? EWS का मतलब है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो लोग होते हैं, ये किसी कैटेगरी में नहीं आता, SC ST OBC ये वाला वो सिस्टम नहीं है, ये इकोनॉमिकल है। जो गरीब लोग होते हैं, जो शहरों में आए हैं, उनके पास पैसा नहीं होता, तो उन्हें EWS के तहत उन्हें घर दिए जाते हैं कम रेंट में। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे ये बिल्डिंग होगा, जो ओनर होगा उसी को बनवाना होता है ये सारी चीज, तो क्या करेगा, इस बिल्डिंगों को किसी बड़े बड़े मतलब ओनर्स को, मतलब बड़े बड़े लोगों को बेच देगा, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, हाई रेट पे, जैसे इसको देना तो था चाहिए 2000 रुपए पर मंथ, लेकिन मिलेंगे वो 8-8 हजार रुपए पर मंथ। तो लेंगे कौन? सर्विस वाले ही लेंगे। तो जो गरीब लोग आ रहे हैं वो कहाँ पे रह रहे हैं? स्लम एरिया में। वो लोग स्लम में रह रहे हैं। तो मैं लोग क्यों देख रहे हो कि जैसे अभी हमारे भोपाल में इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो, इतना सब कुछ भी नहीं है, फिर भी यहाँ पे स्लम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो स्लम क्यों बढ़ते जा रहे हैं? ऐसा क्या है? यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खुली हुई है? जब ये हाल यहाँ का है तो सोचो महाराष्ट्र का क्या हाल होगा, दिल्ली का क्या हाल होगा, बेंगलोर का क्या हाल होगा। समझ में आ रहा? तो ये हाल जब भोपाल का है, तो जो भोपाल में तो शुरुआत हो गई स्लम बनने की। अभी देखो यहाँ पे वो स्लम बना हुआ है, यहीं से दिख रहा है तुम्हें स्लम। तुम्हें यहाँ पीछे चले जाओ, मंदाकिनी के पीछे, वहां स्लम बना हुआ है। तुम कभी झांसी से भोपाल आना, तो जस्ट बिफोर भोपाल आने से पहले ही तुम्हें एक बहुत बड़ा स्लम मिलेगा भोपाल स्टेशन के आसपास। समझ में आया? बहुत बड़ा स्लम है, बहुत बड़ा स्लम है। तो ऐसे जाने कितने स्लम उभरते जा रहे हैं। तो वहां पे लोग रहने को मजबूर हो रहे हैं, रादर देन गवर्नमेंट उनको दे रही है चीजें। तो स्लम में रहने को मजबूर हो रहे हैं, मतलब तुम्हें बेसिक चीजें नहीं मिलेंगी, बेसिक नीड नहीं मिलेगी, बेसिक पानी नहीं मिलेगा, सैनिटेशन वहां पे अच्छा नहीं होगा, तो तुम्हारे बच्चे बीमार होंगे, वो बच्चे बीमार होंगे तो तुम्हें उनका इलाज कराना पड़ेगा, इलाज कराना पड़ेगा तो क्या होगा? क्या होगा? गरीब हो जाओगे। तुम कमा रहे हो 100 रुपए 200 रुपए, अपने बच्चे का इलाज करा रहे हो, तो तुम उधार लोगे। जनरली समझ के देखो, लीकेजेस होते हैं। दूसरे नंबर पे वही चीज, दूसरी सबसे बड़ी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि डेवलपमेंट तो करती है गवर्नमेंट, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे करती है, रीजनल इनइक्वालिटी बेस्ड डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है? कैसे? मध्य प्रदेश में कितने ऐसे स्टेट हैं, कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो बहुत डेवलप्ड है? बस 3-4-5 डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा तुम्हें कहीं पे, तुम ऐसा नहीं है, तुम जनरली तुम देखोगे मध्य प्रदेश में तो तुम्हें भोपाल मिल जाएगा, तुम्हें इंदौर मिल जाएगा, तुम्हें जबलपुर मिल जाएगा, ग्वालियर मिल जाएगा, एक आध दो और मिल जाएंगे, ठीक है। तो कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 55 डिस्ट्रिक्ट हो गए शायद। 55 डिस्ट्रिक्टों में से 5 डिस्ट्रिक्ट तुम्हारे पास ऐसे है जो डेवलप्ड है, ठीक है, और वहां पे भी कोई ज्यादातर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ठीक है। भोपाल में तुम्हारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है पढ़ाई के अलावा? मतलब यहाँ पे रोजगार के लिए क्या है, मतलब ऐसा बताओ क्या है यहाँ पे? अगर तुमने लॉ किया हो तो यहाँ पे तुम्हें कौन सी फर्म्स मिल जाएंगी, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे मतलब ऐसा क्या है? यहाँ पे एक वेल है,
भारत हैवी भेल ही भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है, भेल जो है। तो एक इंडस्ट्रीज यहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री, और भी कुछ इंडस्ट्री जरूर होंगी, लेकिन इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो समझ में आ गया। और फिर भी मान लो कि भोपाल तुम्हारा डेवलप्ड है, तुम्हारा इंदौर तुम्हारा डेवलप्ड है, ग्वालियर तुम्हारा डेवलप्ड है, लेकिन और राज्य और डिस्ट्रिक्ट तो तुम्हारे इतने डेवलप नहीं है। और जब इतने तुम्हारे डेवलप नहीं है तो वहां पे क्या होगा, वहां के जो डिस्ट्रिक्ट के जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो पूरे शिफ्ट होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जब आएंगे तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, फिर स्लम में रहना पड़ेगा। स्लम की ग्रोथ होती जाएगी, और स्लम में कोई अमीर लोग नहीं रहते। समझ में आया। और अगर तुम्हारे पास जैसे तुम्हारा टीकमगढ़ है, वहां डेवलपमेंट होता, सागर है वहां डेवलपमेंट होता, सीहोर है वहां डेवलपमेंट होता, मतलब अलीराजपुर, झाबुआ, डिंडोरी, यहाँ पर भी, मतलब ऐसे सब जगह पे अगर तुम्हारा डेवलपमेंट होता तो तुम्हारा ये सारी आदि की सारी प्रॉब्लम्स आदि खत्म हो जाती कि नहीं हो जाती। तो यही बड़ी प्रॉब्लम है कि 2-4 राज्य मतलब अच्छे कर दिए, और वहीं पे चल रहा है पूरी पॉलिटिक्स का वो ड्रामा कि देखो क्या प्रोग्रेस है, क्या चमक रही है रोड है, क्या ही। तुमने बल्कि क्या किया, तुमने अपना एक अच्छा खासा डिस्ट्रिक्ट को बर्बाद कर लिया। क्यों? क्योंकि सारी कुछ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी तुमने यहीं पर गिरा दी। अब सोचो इतने से एरिया को कितने ज्यादा प्रेशर को झेलना पड़ रहा है। समझ में आ रहा? तो तुम सोचो यहाँ के एनिमल की क्या हालत होगी, यहाँ के प्लांट की क्या हालत होगी, यहाँ के वाटर रिसोर्सेस की क्या हालत होगी, यहाँ की लैंड की क्या हालत होगी, ठीक है। और यहाँ के जो रहने वाले लोग होंगे उनकी क्या हालत होगी, उनको भी तो प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। ट्रैफिक कितना बढ़ रहा है, पॉल्यूशन कितना बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें अगर तुम्हारा ये डेवलपमेंट हर जगह पे होता तो ये सारी प्रॉब्लम होती। पॉवर्टी दूर की बात, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट भी अच्छा होता तुम्हारा। ये समझ में आ गया तुम्हारा। तो गवर्नमेंट में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये ऐसे कुछ इशू लिख सकते हो तुम। तो तुम्हारा ये पॉवर्टी लगभग खत्म हो गया कि नहीं हो गया। अब अगर इससे मोटा पॉवर्टी से कुछ पूछ ले तो फिर मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई पॉवर्टी में कुछ हुआ। अभी हो गया तुम्हारा पॉवर्टी के साथ साथ तुमने हंगर भी कंप्लीट कर लिया। मेजॉरिटी क्या लिख दोगे हंगर में, लिख देना भाई, क्या लिख दोगे हंगर में? पॉवर्टी से बेसिक नीड नहीं पूरी होगी और बेसिक नीड पूरी नहीं होगी। नहीं, हंगर जैसे अलग टॉपिक है। अब तो हंगर में क्या लिखोगे तुम लोग? भुखमरी। हंगर मतलब होता क्या है? हंगर भी एक स्टेट होती है, ठीक है। ये स्टेट नहीं है कि तुम्हें भूख लगा सो हंगरी, चलो स्विगी खा लेते हैं, जोमेटो से मंगा लेते हैं। वो हंगर नहीं है भाई, क्या हम हंगरी हैं तो हम वो हंगर हो गया। हंगर एक स्टेट होती है, समझ में आया, जहां आपको बेसिक न्यूट्रिशन की कमी होती है आपके शरीर में, समझ में, वो होती हंगर। समझ में आया। ये नहीं कि आज हमने सुबह खाना नहीं खाया तो हमें भूख लग रही, ये हंगर है। आपके शरीर में जो बेसिक न्यूट्रिशंस होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिशंस जो होते हैं, ये तुमने सुने होंगे, विटामिन के, ई, ए, B12, बी, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सब चीजें तुमने सुनी है कि नहीं सुनी है? जब इन सब चीजों की कमी होती है तब आपको हंगर जैसी स्टेट में आते हो। और तभी हंगर सिर्फ आपको ये नहीं होता कि आप भूखे हो तो आप एकदम से गरीबी में पहुंच जाओगे। हंगर जब स्टेट होती है आपकी बॉडी की हेल्थ की, ठीक है, या आप हंगर जब आपके पास मान लो न्यूट्रिशन की कमी है तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी बॉडी वीक होगी और डिसीजेस से वल्नरेबल रहेगी। वल्नरेबल मतलब आप जरा से में बीमार हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे। जब बीमार हो जाओगे तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों है हंगर की? यही तो सबसे बड़ा रीजन है। अब हंगर को हम खत्म क्यों नहीं कर पा रहे? हम कहते हैं हमने खाना तो सबको दे रहे हैं,
इशू यही तो है, तुम लोग समझ नहीं रहे हो अभी तक। क्यों नहीं समझ रहे हो? क्योंकि तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे। तुम लोग समझ रहे हो हम हंगर हैं, भूखी लग रही है हमें, इसलिए हम हंगर में पहुंच गए। ये गरीबी तक कैसे पहुंचा देगा हमें? अभी मंगा लेते हैं खाना, बताओ। सब झूठी बात है, क्योंकि तुम लोग समझ नहीं रहे हंगर होता क्या है। जैसे अभी तक तुम लोग पॉवर्टी नहीं समझ रहे थे पॉवर्टी होता क्या है, ऐसे ही तुम लोग हंगर नहीं समझ रहे हो भी। समझ रहे? ये बहुत बड़ा तुम्हारा एक टॉपिक खत्म हो गया, पॉवर्टी।